चंदनपुर राज्य की सीमाएं सूर्योदय के साथ ही जाग उठती थीं। खेतों में काम करते किसानों की हल की आवाज और बाजार में गूंजती चहल पहल राजा वीरेंद्र के न्यायपूर्ण शासन की गवाही देती थी। महल की बालकनी से राजा वीरेंद्र नीचे देखते, जहां प्रजा का हर सदस्य अपने काम में जुटा था। राज्य की यह शांति केवल एक व्यवस्था नहीं, बल्कि एक अटूट विश्वास का परिणाम थी। महल के सबसे गहरे और गुप्त कक्ष में एक भारी पत्थर के चबूतरे पर नीलमणि रखी थी। यह रत्न चंदनपुर की एकता का आधार था। इसकी सतह पर पुरती मशालों की रोशनी कमरे की दीवारों पर नीली आभा बिखेरती थी। यह रत्न केवल एक कीमती पत्थर नहीं था, बल्कि राज्य की शक्ति का केंद्र था। जब भी कोई बाहरी संकट आता, लोग इसी नीलमणि की ओर देखते और उन्हें लगता कि राज्य सुरक्षित है। महल के पहरेदार 24 घंटे इस कक्ष के बाहर तैनात रहते थे। भारी लोहे के दरवाजे की कुंडी हर घंटे जांची जाती थी। कोई भी इस कक्ष के पास फटकने की हिम्मत नहीं करता था। राज्य के हर कोने में यह बात फैली थी कि जब तक नीलमणि अपने स्थान पर है, चंदनपुर की समृद्धि को कोई नहीं छू सकता। आधी रात को आसमान बिजली की गड़गड़ाहट से दहल गया। महल के ऊपर गरजते बादलों ने हर छोटी आवाज को दबा दिया। एक काली छाया ठंडी पत्थर की दीवार से सटकर तेजी से आगे बढ़ी और पहरेदारों की नजरों से बच गई। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के एक भारी गुप्त दरवाजा खोला। अंधेरे में नीलमणि अपनी ठंडी नीली रोशनी बिखेर रही थी। जैसे ही उसने रत्न को छुआ, एक हल्की सी आवाज हुई और चबूतरा खाली हो गया। वह साया बारिश में गायब हो गया। अगली सुबह सूरज तो उगा, लेकिन महल का माहौल बदल चुका था। गलियारों में सन्नाटा था और पहरेदार कांप रहे थे। जब सेनापति ने खाली चबूतरा देखा, तो उसका चेहरा सफेद पड़ गया। यह खबर दरबार तक पहुंच गई। राजा वीरेंद्र सिंहासन से उठ खड़े हुए। उनके चेहरे पर चिंता और बेचैनी साफ झलक रही थी। पूरा महल खामोश था। राजा अकेले खड़े खिड़की से बाहर देख रहे थे, जैसे किसी सुराग की तलाश में हो। दरबार की खामोशी को चीरते हुए मंत्री देवदत्त आगे बढ़े। उनके हाथ में एक भारी लकड़ी का संदूक था। उन्होंने मेज पर संदूक रखा और ढक्कन खोला। अंदर 4 साधारण मिट्टी के दिए रखे थे। देवदत्त ने घोषणा की कि ये दिए झूठ बोलने वाले को बेनकाब करेंगे। दरबार में मौजूद हर व्यक्ति की नजरें उन दियों पर टिक गईं। रसोइया सबसे पहले आगे बढ़ा। उसने कांपते हाथों को दिए के पास ले जाकर छुआ। उसका चेहरा पसीने से तर था, लेकिन दिया शांत रहा। पहरेदार की बारी आई। उसने अपनी सांसें रोक लीं और दिए को स्पर्श किया। उसके घुटने डगमगाए, पर दिए की लौ में कोई हलचल नहीं हुई। अन्य मंत्रियों ने भी एक एक कर यही प्रक्रिया दोहराई। हर कोई डर के मारे अपनी उंगलियों को रगड़ रहा था। महल की दीवारों पर मशालों की परछाइयां लंबी होती गईं। दरबार का हर कोना अब एक अदृश्य दबाव से भरा था। लोग एक दूसरे को शक की नजरों से देख रहे थे। देवदत्त मेज के पास खड़े रहे। उनकी नजरें हर किसी के चेहरे पर टिकी थीं। हवा में तनाव इतना बढ़ गया था कि सांस लेना भी भारी लग रहा था। विक्रम अपनी जगह पर खड़ा था। उसकी हथेलियां पसीने से गीली हो रही थीं। वह अपनी बारी का इंतजार कर रहा था। अंत में सलाहकार विक्रम की बारी आई। उसने अपने कदम मजबूती से बढ़ाए। उसके चेहरे पर एक बनावटी मुस्कान थी। उसने मन ही मन सोचा कि यह सब केवल एक ढोंग है। वह पूरे आत्मविश्वास के साथ मेज के पास पहुंचा। उसने अपनी हथेलियों को दिए के ऊपर टिकाया और जोर से बोला, मैंने चोरी नहीं की है। अचानक मिट्टी के दिए से नीली लपटें उठने लगीं। लपटें तेजी से ऊपर की ओर बढ़ीं और पूरे दरबार को नीली रोशनी से भर दिया। विक्रम की आंखें फटी रह गईं। वह पीछे की ओर झटके से हटा। उसके चेहरे का रंग ऊब गया। उसके हाथ कांपने लगे और वह अपना संतुलन खो बैठा। विक्रम धवाम से घुटनों के बल फर्श पर गिर पड़ा। विक्रम ने कांपते हाथों से अपनी जेब में हाथ डाला। उसने नीलमणि बाहर निकाली और उसे राजा वीरेंद्र के चरणों में रख दिया। राजा वीरेंद्र ने अपनी कुर्सी से उठकर विक्रम की ओर देखा।
विक्रम का सिर झुका हुआ था। न्याय का क्षण आ चुका था। मंत्री देवदत्त ने आगे बढ़कर दियों को उठाया। उन्होंने दरबार को बताया कि दियों पर फास्फोरस का लेप लगा था, जो पसीने की गर्मी मिलते ही जल उठता है। विक्रम के डर और पसीने ने ही उसे बेनकाब किया था। राजा वीरेंद्र ने देवदत्त की चतुराई की प्रशंसा की और विक्रम को कारागार में डालने का आदेश दिया। पहरेदार विक्रम को खींचते हुए बाहर ले गए। महल में फिर से शांति छा गई। नानी हमेशा कहती थीं, सच कभी छिप नहीं सकता, वह सही समय पर रोशनी बनकर सामने आ ही जाता है। बुद्धि और सच्चाई से हर समस्या का समाधान संभव है। चंदनपुर की समृद्धि और न्याय का आधार एक बार फिर मजबूत हो गया।